वेलकम स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स यानी कि नाभिकीय भौतिकी। और नाभिकीय भौतिकी के अंदर हमने श्रृंखला अभिक्रिया जो है उसको पढ़ा था, यानी कि पहले नाभिकीय विखंडन पढ़ा था। और नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दो प्रकार का था। नाभिकीय विखंडन में बच्चों क्या होता है कि जब कोई बड़ा नाभिक दो हल्के नाभिकों के अंदर डिवाइड होता है, टूट जाता है, विभाजित हो जाता है, तो वो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया थी। फिर नाभिकीय संलयन थी जिसमें दो हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो वह नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। और जो फिर सबसे पहले हमने नाभिकीय विखंडन पढ़ी थी, नाभिकीय संलयन को अभी हमने पेंडिंग रख रखा है, वो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो नाभिकीय विखंडन भी दो प्रकार की थी, एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो हम नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को जो है वो देख रहे थे, यानी कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया मतलब जिसकी ऊर्जा को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, वो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है। तो देखते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के अंदर बच्चों क्या होता है कि एक हमने जिस प्रकार से कोई यूरेनियम ले रखा है बच्चों, तो अपने क्या किया, इस यूरेनियम के ऊपर कोई न्यूट्रॉन गिराते हैं, यानी कि किसी भी नाभिक के ऊपर कोई भी एक कण का अपतन करवाया जाएगा तो वो नाभिक का जो है विखंडन हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने यूरेनियम का नाभिक लिया, इसके ऊपर हमने न्यूट्रॉन का अपतन करवाया। न्यूट्रॉन का अपतन करवाएंगे तो ये विखंडन होगा, यानी कि जो यूरेनियम है ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। दो भागों में डिवाइड होगा तो एक तो उसका न्यूट्रॉन निकलेगा, दो भागों में डिवाइड होगा तो एक और दो न्यूट्रॉन हो गए। एक न्यूट्रॉन जो हमने आपतित करवाया था वो, तो यानी कि तीन नए न्यूट्रॉनों का बच्चों निर्माण हो चुका है। यानी कि हमने एक न्यूट्रॉन आपतित करवाया तो नए तीन न्यूट्रॉनों का यहां पर निर्माण हुआ। तो यानी कि ये जो यूरेनियम था ये दो भागों में टूटा, जैसे एक बैरियम में, क्रिप्टॉन में। तो बैरियम और क्रिप्टॉन से न्यूट्रॉन, और फिर कहां से आया, एक जो हमने आपतित करवाया था। तो बच्चों ये तीन न्यूट्रॉन जो है यहां पर आ चुके हैं। उसके बाद बच्चों हम देखें इसको, तो ये न्यूट्रॉन आगे फिर और नाभिक के ऊपर फिर आपतित होगा, आगे हिस्सा लेगा। तो एक न्यूट्रॉन बच्चों ये फिर से तीन नए न्यूट्रॉनों का निर्माण कर देगा। ये न्यूट्रॉन फिर से आपतित होगा नाभिक के ऊपर, तो ये भी नए तीन न्यूट्रॉनों का निर्माण करेगा और ये भी तीन न्यूट्रॉनों का निर्माण करेगा। और बच्चों फिर हम इसके अंदर देखें तो ये भी प्रत्येक जो है तीन तीन नए न्यूट्रॉनों का जो है निर्माण करेंगे। प्रत्येक नए तीन तीन, इसी प्रकार से जो नए न्यूट्रॉनों का निर्माण होता जाएगा। तो यानी कि एक न्यूट्रॉन का हमने आपतन करवाया, एक न्यूट्रॉन नाभिक पर आपतित करवाया यूरेनियम के ऊपर, तो उसका जो है बच्चों विखंडन हुआ। और उसका विखंडन हुआ तो नए कितने न्यूट्रॉनों का निर्माण हुआ, तो एक न्यूट्रॉन से नए तीन न्यूट्रॉन बन पा रहे हैं। फिर ये आगे आपतित होंगे नाभिक पर, तो एक फिर ये तीन बनाएगा, फिर ये होगा तो एक फिर तीन न्यूट्रॉन बनाएगा। तो लगातार बच्चों न्यूट्रॉनों की संख्या के अंदर क्या होती जा रही है बच्चों, वृद्धि होती जा रही है। तो हम ये बात करें तो बच्चों ये प्रथम पीढ़ी होती है, ये प्रथम पीढ़ी के जो है अभिक्रिय न्यूट्रॉन हो रहे हैं। ये बात करें तो ये द्वितीय पीढ़ी होगी, और फिर हम ये बच्चों बात करें तो ये बच्चों तृतीय पीढ़ी होगी, और फिर हम आगे बात करें बच्चों तो ये जो होगी चतुर्थ पीढ़ी होगी। तो इसी प्रकार से आगे की तरफ पीढ़ियां जो है वो चलती जाती है कि एक न्यूट्रॉन का हमने आपतित करवाया नाभिक के ऊपर, नाभिक का यूरेनियम के विखंडन हुआ तो नए जो है बच्चों तीन न्यूट्रॉनों का जो है वो निर्माण हुआ है। तो यानी कि एक न्यूट्रॉन नए तीन न्यूट्रॉन बना रहा है, फिर ये भी नए तीन न्यूट्रॉन बनाएगा। इनमें से भी जो प्रत्येक एक एक इलेक्ट्रॉन होगा तो बच्चों वो प्रत्येक न्यूट्रॉन जो होगा वो नए तीन न्यूट्रॉनों का निर्माण कर रहा है। तो इस प्रकार से ये प्रथम पीढ़ी के न्यूट्रॉन, ये द्वितीय पीढ़ी के, ये तृतीय और ये चतुर्थ पीढ़ी के न्यूट्रॉन। तो इसी प्रकार से लगातार न्यूट्रॉनों की जो संख्या है बच्चों उसके अंदर लगातार जो है वो वृद्धि होती जा रही है, वो ग्रोथ होती जा रही है। फिर इसी के अंदर हम एक छोटा सा टॉपिक जो है वो देखते हैं। टॉपिक है न्यूट्रॉन गुणन गुणांक। न्यूट्रॉन गुणन गुणांक, या फिर जिसे हम पुनरुत्पादन गुणांक भी कहते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर और रिप्रोडक्शन फैक्टर, रिप्रोडक्शन फैक्टर। तो न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर और रिप्रोडक्शन फैक्टर
यानी कि न्यूट्रॉन गुणन गुणांक, जिसे हम न्यूट्रॉन मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कह सकते हैं, पुनरुत्पादन गुणांक यानी कि रिप्रोडक्शन फैक्टर। तो ये होता क्या है न्यूट्रॉन गुणन गुणांक या फिर पुनरुत्पादन गुणांक जो हम देखें तो रिप्रोडक्शन फैक्टर बच्चों क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग के से। बच्चों किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। तो नई पीढ़ी के अंदर जो न्यूट्रॉन बने हैं, किसी निश्चित पीढ़ी के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या और उससे पहले की पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या का जो बच्चों अनुपात होता है उसे हम न्यूट्रॉन गुणन गुणांक या पुनरुत्पादन गुणांक यानी कि न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर और रिप्रोडक्शन फैक्टर कहते हैं। तो यानी कि के क्या हुआ? नई पीढ़ी यानी कि निश्चित पीढ़ी या फिर हम कहें नई पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या और ठीक पूर्वोत्तर पीढ़ी के अंदर, ठीक पूर्वोत्तर पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या का जो अनुपात रहता है बच्चों, उसे ही हम क्या कहते हैं? पुनरुत्पादन गुणांक या न्यूट्रॉन गुणन गुणांक कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम इसके अंदर बात करते हैं, जैसे इस पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या बच्चों 3 है, तो ये नई पीढ़ी मान लेते हैं हम। इन दोनों की बात करें यदि, तो नई पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या जो है एक निश्चित पीढ़ी हो, ये 3 है। 3 बटा में अपॉन में कौन आएगा? इससे ठीक पहले वाली पीढ़ी प्रथम पीढ़ी है, तो प्रथम पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या 1, तो 3 बटा 1, तो के का मान 3 आया। फिर हम बात करते हैं इन दोनों की, तो तृतीय पीढ़ी में 3 3 6 3 9, जैसे 9 है 9, तो निश्चित पीढ़ी या नई पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या हुई 9। इससे ठीक पहले की पीढ़ी यानी कि दूसरी पीढ़ी में 3, तो 9 बटा 3 यानी कि कितना आया? 3, तो के का मान 3। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो जो एक निश्चित जो पीढ़ी ले रहे हो या नई पीढ़ी जो भी आप लेना चाह रहे हो इसमें से, उसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या और उससे जस्ट ठीक जो पहले की जो पीछे की जो पूर्वोत्तर पीढ़ी है बच्चों, उसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी, उन दोनों का जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर और रिप्रोडक्शन फैक्टर, यानी कि न्यूट्रॉन गुणन गुणांक या फिर बच्चों पुनरुत्पादन गुणांक हम उसको कह सकते हैं। तो ये यानी कि एक नई पीढ़ी या निश्चित पीढ़ी जो बन पा रही है उसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करें और ठीक उससे जस्ट पीछे वाली जो बच्चों पीढ़ी रहती है उसके अंदर हम न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करें तो इन दोनों का जो अनुपात रहता है वो के इक्वल होता है। के यहाँ पर न्यूट्रॉन गुणन गुणांक या फिर पुनरुत्पादन गुणांक कहलाता है। बच्चों हम आगे देखते हैं कि हमने के को देखा है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम लोग के। यदि के की वैल्यू हो वो हो बच्चों लेस देन 1 हो, यानी कि के का मान 1 से कम आ रहा है, लेस देन 1 हो, के लेस देन 1, के का मान तो कम होगा। यदि इसकी वैल्यू लगातार कम होती जाए तो के का मान बच्चों कम ही तो प्राप्त होगा। देख सकते हैं हम यहां से के का मान घटता जा रहा है, यानी कि जब नई पीढ़ी के अंदर उत्पन्न होने वाले या बनने वाले बच्चों न्यूट्रॉनों की संख्या है, जो न्यूट्रॉन है उनकी संख्या के अंदर लगातार क्या होती जाए? कमी होती जा रही है, क्योंकि बढ़ता है, कमी तो होती जा रही है। भी पहले 4 थे, फिर 3 हो गए, फिर 2 हो गए, फिर 1 हो गए, तो इसी प्रकार न्यूट्रॉन घटते जा रहे हैं। तो न्यूट्रॉन घटते जा रहे हैं तो के का मान तो घटेगा ही, क्योंकि नई पीढ़ी में न्यूट्रॉन यदि बढ़ेंगे तो के का मान कम क्यों होगा? बढ़ेगा, वो तो बढ़ना चाहिए। इसका मान कम, इसका ज्यादा, तो के बढ़ेगा। लेकिन इसका मान ज्यादा और ऊपर वाले का कम होता जाए तो के का मान कम हो जाएगा। और के का मान यदि कम होता जा रहा हो, लेस देन 1 है, तो यानी कि नई पीढ़ी के अंदर जो न्यूट्रॉन बनते जा रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं, और नई पीढ़ी में न्यूट्रॉन कम होते जा रहे हैं, तो यानी कि इसका मतलब ये वह कुछ समय के बाद जो है अभिक्रिया स्वतः जो है वो क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। ये एक नियंत्रित जो है अभिक्रिया हुई, कंट्रोल हो जाती है। कुछ समय के बाद ये अभिक्रिया बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या में लगातार कमी होती जा रही है। और ये कमी क्यों होती है? क्योंकि कई बार क्या होता है, जो विखंडनीय पदार्थ है जिसके अंदर अब हम करवा रहे हैं जो सुरक्षा कवच है इसका, वो क्या करते हैं, कई बार न्यूट्रॉनों को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। क्षरण की समस्या आ जाती है, वो हम आगे देख लेंगे इसमें। तो न्यूट्रॉन अवशोषित हो जाती है तो नए न्यूट्रॉन आगे नहीं बढ़ पाते, विखंडन नहीं हो पाता, तो इसलिए न्यूट्रॉनों की संख्या में क्या आने लग जाती है? कमी। और न्यूट्रॉनों की संख्या में कमी आई, नई पीढ़ी में बनने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या में कमी हुई, तो के का मान जो है वो कम होता जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। और कुछ समय के बाद जो है बच्चों अभिक्रिया क्या हो जाती है? रुक जाएगी, अभिक्रिया बंद हो जाएगी। और बच्चों यदि हम बात करते हैं के ग्रेटर देन 1 हो, यानी कि के का मान 1 से ज्यादा हो,
और वो तब भी होगा यदि इसका मान कम और इसका ज्यादा हो। इसका ज्यादा कब होगा? और जब नई पीढ़ी के अंदर ये जो है न्यूट्रॉन है, तो नई पीढ़ी में बनने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या में इजाफा हो, वृद्धि हो रही है, न्यूट्रॉनों की संख्या में ग्रोथ होती जा रही है। तो नई पीढ़ी में बनने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या में यदि वृद्धि होगी तो k का मान जो ग्रेटर देन 1 होगा। तो यानी कि पहले पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या कम थी, अगली पीढ़ी में न्यूट्रॉन और बढ़े, अगली में और बढ़े, तो लगातार जो है बच्चों न्यूट्रॉनों की संख्या के अंदर क्या होती जा रही है? वृद्धि। और न्यूट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है, इसमें कम इसमें ज्यादा लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो k का मान भी बढ़ेगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होगी, लगातार न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, अभिक्रिया कंटिन्यू चलती जा रही है, तो ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में होगा, ये अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। फिर बच्चों यदि हम बात करते हैं k इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि एक स्वपोषी एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, तो स्वपोषी अभिक्रिया इसके अंदर k का जो मान है वो 1 रहता है, यानी कि बैलेंस हो रखी है न्यूट्रॉनों की संख्या, तो k जो है इक्वल टू 1 होता है। k लेस देन 1 है तो न्यूट्रॉनों की संख्या में कमी आ रही है, कुछ समय बाद अभिक्रिया बंद हो जाएगी। k ग्रेटर देन 1 है तो न्यूट्रॉनों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है, तो ये अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है, और इसके अंदर जो है स्वपोषी अभिक्रिया एक निश्चित एक श्रृंखला अभिक्रिया होती है, इसके k इज इक्वल टू 1 प्राप्त होगा। तो ये हमने पढ़ा जो है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया थी किस प्रकार से चल रही है, और पुनरुत्पादन गुणांक या फिर न्यूट्रॉन गुणन गुणांक यानी कि रिप्रोडक्शन फैक्टर और न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देखा, कब न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं, कब कम हो रहे हैं, कब इक्वल आ रहे हैं, तो क्या क्या अभिक्रिया हो पा रही थी। अब हम बच्चों बात करते हैं कि जो एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है वो एक क्रमबद्ध अभिक्रिया नहीं होती, तो इसको क्रमबद्ध रखने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, हमें क्या करना पड़ेगा उसके बारे में देखते हैं। तो नियंत्रित क्रमबद्ध मतलब एक कंटिन्यू नहीं चल पाती है, ये क्यों नहीं चल पाती कंटिन्यू, उसको यदि कंटिन्यू चलाना है लगातार इस रिएक्शन को, तो इसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने पड़ेंगे, क्या कुछ करना पड़ेगा ताकि ये एक क्रमबद्ध हो सके, लगातार अभिक्रिया चल सके, कंटिन्यू हो सके। ये चलने के बाद कुछ समय बाद रुक जाती है न्यूट्रॉनों की संख्या में कमी आने से, ऐसा क्यों हो रहा है वो देखते हैं। तो इसके लिए कुछ सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम्स है कुछ, तो सबसे पहले एक नंबर क्या प्रॉब्लम आती है? न्यूट्रॉन क्षरण समस्या, न्यूट्रॉन क्षरण समस्या। तो ये क्या समस्या देखते हैं कि जब विखंडनीय पदार्थ यानी कि टूटने वाला, फॉर एग्जांपल यानी कि यूरेनियम है, उसके ऊपर न्यूट्रॉन गिराया, तो न्यूट्रॉन गिराने से वो पदार्थ टूटा तो नए 3 न्यूट्रॉनों का निर्माण होता है, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। तो यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन गिराया तो बच्चों नए 3 न्यूट्रॉनों का जो है वो निर्माण हो जाता, फिर एक जो है नए 3 न्यूट्रॉनों का निर्माण करता है। यदि ऐसा लगातार होता जाए तो ये क्रमबद्ध चलती जा रही है, लगातार अभिक्रिया कंटिन्यू चलती जाएगी, फिर ये रुकेगी नहीं। परंतु ऐसा नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता देखेंगे, क्योंकि जो विखंडनीय पदार्थ है यूरेनियम, या तो ये विखंडनीय पदार्थ या फिर परिरक्षित सुरक्षा जो कवच होता है, यानी कि जिसके अंदर जो है अभिक्रिया करवाई जा रही है, जिसके कवच के अंदर या कंक्रीट की दीवार, फॉर एग्जांपल कुछ भी ले रहे हैं हम लोग, जिस कवच के अंदर जिस भी मतलब पात्र में या कुछ भी है कवच के अंदर अभिक्रिया करवाई जा रही है, या तो फिर वो परिरक्षित जो कवच हुआ, या फिर जो विखंडनीय पदार्थ है यानी कि टूटने वाला जो यूरेनियम है, ये क्या करता है? न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेता है, न्यूट्रॉन क्षयित हो जाते हैं, उनके अंदर अवशोषित हो जाते हैं। तो न्यूट्रॉनों को चाहे तो ये विखंडनीय पदार्थ है या फिर परिरक्षित जो कवच होता है वो न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है, तो आगे नए न्यूट्रॉन जो है वो भाग नहीं लेंगे, आगे अभिक्रिया के अंदर नए न्यूट्रॉन ही नहीं होंगे, नए कण ही नहीं होंगे, तो आगे वो विखंडनीय पदार्थ के ऊपर आपतित ही नहीं होंगे, तो आगे अभिक्रिया चलेगी कैसे? नया पदार्थ टूटेगा कैसे? नया पदार्थ बनेगा कैसे? ऊर्जा कैसे बनेगी? नहीं। तो यानी कि यहाँ पे अभिक्रिया जो है वो रुक जाती है, आगे क्रमबद्ध यानी कि कंटिन्यू एक चैन नहीं बन पाती, लगातार नहीं चल पाती है। उसका क्या कारण है? या तो विखंडनीय पदार्थ या फिर जो परिरक्षित कवच होता है बच्चों, वो क्या कर लेता है? न्यूट्रॉन जो होते हैं नए न्यूट्रॉनों को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, और न्यूट्रॉन आगे अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे तो विखंडन नहीं होगा, आगे अभिक्रिया नहीं चलेगी। तो इससे क्रमबद्ध करने के लिए इसके उपाय क्या करने चाहिए हमें, कि आप क्या करो, जो विखंडनीय पदार्थ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दें। यदि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दें तो जो न्यूट्रॉनों की आपतन की संभावना होगी उसके ऊपर अधिक हो जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में संभावना बढ़ जाती है कि न्यूट्रॉन उसके ऊपर टकराएगा, और यदि न्यूट्रॉन टकराएगा तो उसका विखंडन होगा, और विखंडन होगा तो नए न्यूट्रॉन बनेंगे और नई ऊर्जा मुक्त होगी। इसी प्रकार से लगातार जो है अभिक्रिया क्रमबद्ध रहेगी, कंटिन्यू अभिक्रिया चल पाती है।
तो इसको कंटिन्यू करने के लिए उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए ये विखंडनीय पदार्थ का, ताकि उसकी संभावना बढ़ जाती है कि न्यूट्रॉनों के टकराने की, और जितने ज्यादा न्यूट्रॉन टकराएंगे उतने ज्यादा विखंडन होगा, नए न्यूट्रॉन बनेंगे उतनी अधिक ऊर्जा मुक्त होगी, और जो है अभिक्रिया क्रमबद्ध रह पाएगी, कंटिन्यू चल पाएगी। तो ये न्यूट्रॉन जो है क्षरण समस्या रहती है, क्यों, और इसको इस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं, तो इनकी जो है न्यूट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम रहती है, यानी कि न्यूट्रॉनों में ऊर्जा हानि। न्यूट्रॉनों के लिए जो है ऊर्जा हानि की बात करें, हम इसकी ऊर्जा की बात करें तो क्या रहता है, यानी कि जो विखंडनीय पदार्थ है यूरेनियम, इसके ऊपर हमने न्यूट्रॉन को आपतित करवाया, इसका विखंड, तो हमें पता है कि इस न्यूट्रॉन का जो वेग होता है वो कम होता है, मंदगामी न्यूट्रॉन होना चाहिए। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रॉन देखो था, इसके वेग को कम किया जाता है मंदकों की सहायता से। परमाणु भट्टी के अंदर ये पढ़ चुके, नाभिकीय भट्टी हमने कल पढ़ा लास्ट क्लास के अंदर, उसके अंदर ये चीज जो है हम लोग देखकर आ चुके हैं। तो आपने क्या किया, इसके ऊपर एक मंदगामी न्यूट्रॉन को आपतित करवाया यूरेनियम के ऊपर, यूरेनियम के ऊपर आपतित करवाया, तो इस यूरेनियम का जो बच्चा वो विखंडन होगा, मंदगामी न्यूट्रॉन होना चाहिए। इससे जो नया न्यूट्रॉन बना उसकी, लेकिन वो मंदगामी न्यूट्रॉन नहीं होता, उसकी ऊर्जा अधिक होती है, बहुत अधिक, और वो ऊर्जा होती है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ऊर्जा होती है। तो इतनी ऊर्जा जो है बहुत ज्यादा हो पाती है, लेकिन इसकी ऊर्जा को कम करना चाहिए, आसपास कितनी 0.04 MeV के इक्वल हो, कि जो इसकी ऊर्जा है 0.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, इतनी ऊर्जा लानी चाहिए। इतनी ऊर्जा होगी तो ही आगे ये विखंडन कर पाएगा, क्योंकि ऊर्जा कम होनी चाहिए, मंदगामी न्यूट्रॉन होना चाहिए। परंतु जो नया न्यूट्रॉन बना है ये तो मंदगामी था, जो नया बना उसको वो अधिक होता है, तेज चलता है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसकी ऊर्जा होती है। तो इसकी ऊर्जा को हमें 0.04 तक लेकर आना है। तो 0.04 तक लेकर आने के लिए कुछ जो है मंदकों का प्रयोग करते हैं हम लोग, ताकि ऊर्जा जो है इसकी कम कर सकें, गतिज ऊर्जा। तो उसके लिए उन मंदकों की क्या विशेषता होनी चाहिए, कि एक नंबर तो उनका जो द्रव्यमान है मंदकों का वो कम होना चाहिए। द्रव्यमान कम होगा ताकि जो ऊर्जा हानि होगी वो उतनी ही कम होगी। द्रव्यमान जितना अधिक होगा उतनी ही गतिज ऊर्जा की हानि अधिक होगी, द्रव्यमान जितना कम होगा उतनी ही जो ऊर्जा हानि है, गतिज ऊर्जा की हानि है वो कम होगी। इसलिए जो मंदक यूज किया जाएगा वो क्या करना पड़ेगा, हमें कम द्रव्यमान का लेना पड़ेगा। इसकी ऊर्जा को 0.04 तक लेकर आना है 2 से। और फिर 2 नंबर में क्या रहना चाहिए कि जो वो है न्यूट्रॉनों का अवशोषक नहीं होना चाहिए। जो भी आप मंदक यूज कर रहे हो, मंदक ले रहे हो, वो न्यूट्रॉनों को अवशोषित न करने वाला हो, क्योंकि न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेगा, न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेगा तो नए न्यूट्रॉन आगे अभिक्रिया में भाग ही नहीं ले पाएंगे, तो अभिक्रिया क्रमबद्ध नहीं रह पाएगी। तो इसको क्रमबद्ध करने के लिए, यानी कि न्यूट्रॉन जो है मंदगामी न्यूट्रॉन होता है, इसके ऊपर जो आपतित करवाते हैं विखंडन होता है, तो विखंडन के बाद जो प्राप्त न्यूट्रॉन होते हैं वो होते हैं तेज न्यूट्रॉन होते हैं, उनका वेग अधिक होता है, ऊर्जा भी अधिक होती है, 2 MeV के आसपास, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है। लेकिन आगे क्रमबद्ध रखने के लिए जो विखंडन के लिए आगे नया न्यूट्रॉन आपतित करवाना है तो उसकी जो ऊर्जा है वो कम होनी चाहिए, 0.04 तक होनी चाहिए। तो इसको 0.04 तक पहले लेकर आना पड़ेगा, इसकी ऊर्जा को कम करना पड़ेगा। और ऊर्जा को कम करने के लिए, न्यूट्रॉनों के वेग को कम करने के लिए हमें मंदक कुछ यूज में लिए जाने चाहिए। और वो मंदक कौन से होने चाहिए, उन मंदकों का द्रव्यमान कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान जितना कम होगा, K = ½ mv² होती है गतिज ऊर्जा, E की काइनेटिक एनर्जी, m का मान कम तो गतिज ऊर्जा की उतनी हानि भी कम होगी, इसलिए द्रव्यमान कम। और वह न्यूट्रॉनों का जो है अवशोषक जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों अवशोषक होगा तो न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेगा और आगे न्यूट्रॉन अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाएगा, तो आगे जो अभिक्रिया नहीं चल पाएगी, अभिक्रिया क्रमबद्ध नहीं रह पाएगी। तो इसलिए ये विशेषताएं होनी चाहिए उन मंदकों के अंदर, ताकि हम अभिक्रिया को आगे क्रमबद्ध रख सकते हैं। इसमें फिर 3 नंबर में क्या प्रॉब्लम आती है वो देखते हैं, न्यूट्रॉन प्रग्रहण समस्या। न्यूट्रॉन प्रग्रहण समस्या, तो न्यूट्रॉन प्रग्रहण समस्या क्या होती है, अभी यानी कि जो यूरेनियम होता है ईंधन के रूप में हम यूज करते हैं, यूरेनियम 238 जो है। अब जो यूरेनियम 238 का जो नाभिक होता है ये 1 से लेकर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के जो न्यूट्रॉन होते हैं उनका सबसे अच्छा अवशोषक होता है, कि जिन इलेक्ट्रॉनों की, न्यूट्रॉनों की जो ऊर्जा होगी 1 से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, उनको ये
अच्छे से अवशोषित कर लेगा, यानी कि उनके लिए अवशोषण क्षमता जो है वो बहुत अधिक होती है कि कोई भी जो न्यूट्रॉन होगा जिसकी ऊर्जा 1 से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है और वो इस यूरेनियम के आसपास आ गया इसके संपर्क में, तो ये यूरेनियम उसको अवशोषित कर लेगा, क्योंकि यूरेनियम जो होता है 1 से 100 वोल्ट इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के जो न्यूट्रॉन होते हैं उनका सबसे अच्छा अवशोषक माना जाता है। और 1 से 100 वोल्ट ऊर्जा का यदि कोई न्यूट्रॉन है और 1 से 100 वोल्ट ऊर्जा का न्यूट्रॉन यदि यूरेनियम 238 यानी कि ईंधन के रूप में यूज हो रहा है इसके संपर्क में आ जाता है, तो वो न्यूट्रॉन जो होगा बच्चों इस यूरेनियम के द्वारा क्या होगा, अवशोषित हो जाएगा। और उसके बाद अवशोषित हो जाएगा तो आगे विखंडन नहीं हो पाएगा। परंतु हमें ये बात पता है कि यदि विखंडन हुआ था, विखंडन होने के बाद जो न्यूट्रॉन बना था उसकी ऊर्जा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, परंतु जो न्यूट्रॉन यूरेनियम पर आपतित करवा रहे हैं उसकी ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। तो हम 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसकी ऊर्जा को 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक लेकर आएंगे, तो हम ऊर्जा को कम कर रहे हैं, तो हमें 1 से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से भी गुजरना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों ये बात हमें पता है कि यदि हम क्या कर रहे हैं, हम 200 से लेकर हम 50 तक आना चाहते हैं, तो हमें 200 से 50 तक हम डाउन आ रहे हैं, तो हमें बीच में 100 से भी गुजरना पड़ेगा, 150 से भी गुजरना पड़ेगा, 70 से भी गुजरना पड़ेगा, 120 से भी गुजरना पड़ेगा, तो ही तो हम लोग जो है वो 50 तक पहुंच पाएंगे। तो इसलिए हमें 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक आना है। न्यूट्रॉन की ऊर्जा को 2 से 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक लेकर आना है, इतने मेगा से इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। तो हमें 1 से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीच में पड़ेगा, उससे गुजरना पड़ेगा। तो इससे गुजरना पड़ेगा तो इसकी यदि न्यूट्रॉन की ऊर्जा जो 1 से 100 तक बीच में पड़ेगी तो यूरेनियम को अवशोषित कर लेगा। तो इससे बचने के लिए क्या करें, यूरेनियम को छड़ों के रूप में लगाना चाहिए और जो न्यूट्रॉन होगा इसे एक निश्चित जो है दूरी पर रखें, ताकि जो मंदन होने के पश्चात ही न्यूट्रॉन जो है यूरेनियम छड़ों के संपर्क में आए, ताकि मंदक हो जाएगा, उसके बाद आएगा तो इतना लॉस नहीं हो पाएगा, अभिक्रिया क्रमबद्ध रह पाएगी, अच्छे से चल पाएगी। तो इसीलिए जो बच्चों है ये जो है न्यूट्रॉन परागीरण समस्या होती है, इसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है वो हमने इस प्रकार से इसको कवर कर लिया है।